तो आज का हमारा प्लान नंबर 14 है। पूर्व की बात हम जैसे पिछले प्लानों में लिख रखे हैं, डेट, विषय, टॉपिक, वो सब हम मेंशन करते चलेंगे जिस क्लास को पढ़ाना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शीर्षक का प्रबंधन। फिर हम क्या करेंगे, अब सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में मैंने लिख रखा है, पहला है कि छात्रों को इतिहास का वास्तविक ज्ञान कराकर उनकी बुद्धि का विकास करना। दूसरा पॉइंट है घटनाओं एवं परिस्थितियों की सहायता से भूतकाल का वर्तमान से संबंध जोड़ना। तीसरा पॉइंट है कि छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। चौथा पॉइंट है इतिहास के क्रमिक विकास से छात्रों की ज्ञान वृद्धि करना। पांचवा पॉइंट है छात्र के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत करना। फिर हम क्या लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है कि छात्रों को शेषा की सुदृढ़ केंद्रीय शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट है कि छात्रों को शेषा के द्वारा बनाए गए विभागों तथा उनको संचालित करने वाले अधिकारियों की जानकारी प्राप्त होगी। तीसरा पॉइंट है छात्र मानचित्र की सहायता से शेषा के साम्राज्य की सीमाओं से अवगत हो सकेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे सहायक सामग्री कि इस पाठ योजना को पढ़ाने में हमें किन किन सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हमने मेंशन करेंगे जो कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, भारत का तत्कालीन मानचित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। आप चाहें तो एंशिएंट का जो भी शेरशाह के समय का उसका जो साम्राज्य जितने भारत के राज्यों में फैला था उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टूडेंट को दिखा सकते हैं। फिर हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसके अंतर्गत लिखे जाएंगे छात्र शेरशाह के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप परिचयात्मक प्रश्न करेंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या का, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है वह कौन सा शासक था जिसका नाम असली नाम फरीद खान था। तो छात्र का जवाब आएगा शेरशाह सूरी। दूसरा प्रश्न होगा उसी जो छात्र उत्तर देगा उसी उत्तर से आपको प्रश्न बनाने होते हैं। इसमें आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि जेड को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो शेरशाह दिल्ली का शासक कब बना, 1540 ईस्वी में। सेकंड आंसर हो गया। अब सेकंड आंसर से ही आप थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे कि 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनने के बाद उसने कितने वर्षों तक शासन किया। ठीक है, तो उसने 5 वर्षों तक शासन किया। चौथा प्रश्न होगा कि शेरशाह के 5 वर्षों के शासन प्रबंधन के बारे में बताइए। तो छात्र इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा, जो आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग शेरशाह का शासन प्रबंधन नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आएगा विकास। विकास के अंतर्गत ये होता है कि आप अपने संपूर्ण जो भी पाठ्य योजना है उसको 2 भागों में विभाजित करके पढ़ाते हैं। तो जो मैंने पढ़ा यहाँ पे विभाजित कर रखा है। यूनिट 1 में केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में कि शेरशाह के प्रशासन के केंद्रीय जो प्रशासन था उसमें केंद्रीय व्यवस्था कैसी थी, और इकाई 2 में प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, फिर यहाँ से हम अब यूनिट 1 एक्सप्लेन करते हैं, केंद्रीय शासन व्यवस्था। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न इसमें करने होंगे यूनिट 1 एक्सप्लेन करने से पहले। तो उसके लिए भी आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो वर्तमान से लिया गया कि वर्तमान में देश का सर्वोच्च व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि शेरशाह के समय में शासन का सर्वोच्च अधिकार किसके पास था। तो बच्चे इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो आप अब एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आप बताएंगे। तो इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और श्याम पटकार्य का। आपको क्या पढ़ाना है, केंद्रीय शासन व्यवस्था। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो शेरशाह के समय में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। सुल्तान शासन का सर्वा था। शासन की समस्त विधायिनी और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शक्तियाँ उसके हाथ में थी, किंतु उसने प्रजा को पुत्रवत समझा और हमेशा उसका हित किया। शेरशाह स्वयं शासन की नीतियाँ निर्धारित करता था। कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उसके कार्यों का निरीक्षण वह स्वयं करता था। सभी कर्मचारी अपने कार्यों के लिए सुल्तान के ही प्रति उत्तरदायी थे। शेरशाह ने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विभागों की स्थापना की थी। ठीक है, प्रत्येक विभाग एक वजीर के अधीन होता था। वजीर जो कि मंत्री होते थे,
वजीर उनके आज्ञाकारी सेवक थे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे सैंपट कार में मैंने लिख दिया कि कर्मचारियों की नियुक्ति के नीति निर्धारण सुल्तान द्वारा किया जाता था। प्रमुख विभाग कौन कौन से थे उस समय? आय व्यय विभाग था, सेना विभाग था, विदेश विभाग था, न्याय विभाग, सूचना, गुप्तचर, डाक और इत्यादि विभाग थे, जिसके अंतर क्या होते थे? एक वजीर था, उसकी नियुक्ति होती थी। दीवान विजारत जो कि आय व्यय विभाग था, दीवान अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था, और दीवान इंसा आज्ञा भिजवाने वाला विभाग यानी कि डाक से संबंधित था। या दीवान वरीद कौन था? डाक चौकी एवं घटना से संबंधित विभाग था। काजी उल कुजात जो न्याय विभाग था, इत्यादि प्रमुख विभाग एवं वजूर थे, ठीक है। तो अब हमारा यूनिट 1 जो था वो केंद्रीय शासन व्यवस्था वो समाप्त हुआ। तो अब उसके क्या करेंगे? मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न मैंने ले रखा, सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? तो सैन्य विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता था, जो यहाँ पे है। न्याय विभाग के वजीर को क्या कहा जाता था? तो न्याय विभाग के वजीर को ये काजी उल कुजात कहा जाता था, ओके। अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, जो है प्रांतीय शासन व्यवस्था। इसके लिए हम क्या करेंगे? विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राज्य का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन है? तो राज्यपाल। शेषा ने अपने साम्राज्य को किन किन इकाइयों में विभक्त किया था? तो इसका कोई जवाब नहीं। तो अब क्या करेंगे? हम अपने एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। अब हम 3 कॉलम बनाएंगे, एक सक्षण बिंदु, छात्रदापक क्रिया और सैंपट कार्य का। टॉपिक लिखेंगे प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत हम अपना एक्सप्लेनेशन देंगे कि शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कई भागों या प्रांतों में विभाजित कर दिया था। इन्हें क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। यह क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान नहीं थे। इनमें सूबेदार नियुक्त थे। सूबेदार सुल्तान के आदेशानुसार शासन चलाते थे, अपने कार्यों के लिए उसी के प्रति उत्तरदायी थे। ये जो सूबेदार होते थे वो राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रांत से फिर छोटी जो इकाई होती थी वो क्या होती थी? जिला प्रशासन होता था। तो शेरशाह ने प्रांतों को जिलों में विभाजित किया था। प्रत्येक जिला सरकार, उस समय जिला को सरकार के नाम से भी जाना जाता था, में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। एक अधिकारी का नाम होता था सिकदार, जिसको सिकदारन कहा जाता था। दूसरा जो प्रधान होता था उसे मुंसिफ कहा जाता था। मुंसिफ या फिर मुंसिफान के नाम से जाना जाता था। प्रधान सिकदार जिले में शांति एवं सुव्यवस्था रखता था। जैसे आज के जो हमारे जिले में एसपी होते हैं, उनका क्या काम होता है? जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। तथा प्रधान मुंसिफ न्याय करता था। तो अगर वर्तमान में देखें तो जिला न्यायाधीश को हम के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। ये सरकारों की समूची शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। अब आपको जो भी पॉइंट लगे वो आप अपने हिसाब से सैंपट कार्य में लिखते चलेंगे। फिर जिला प्रशासन से जो छोटी इकाई थी वो थी परगना व्यवस्था। शेरशाह ने सरकारों यानी कि जिले को सरकारों को परगनों में विभाजित किया था। परगना का प्रधान अधिकारी सिकदार था। शांति एवं सुव्यवस्था रखना उसका प्रमुख काम था। उनके अलावा परगने में अमीन जो होता था वो क्या करता? लगान वसूल करता था। अमीन फौजदार जो होता सेना अधिकारी एवं खजांची, लेखक व मुंसिफ आदि होते थे, ठीक है। अब गांव का प्रशासन कैसा था? शेरशाह के समय में शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी, ठीक है। गांव में ग्राम पंचायतें थी जो गांव में न्याय एवं शांति व्यवस्था का कार्य करती थी। पटवारी, मुकद्दम और चौधरी इसके प्रमुख पदाधिकारी होते थे, ठीक है। पटवारी भूमि एवं लगान का विवरण रखता था। मुकद्दम गांव में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। इसके शासन व्यवस्था में एक सैनिक व्यवस्था भी इम्पोर्टेंट थी, जिसको देख लेते हैं। शेरशाह का साम्राज्य सैनिक बल पर आधारित था। उसकी सेना में 1.5 लाख अश्वारोही, 25,000 पैदल सैनिक जो थे तथा 3,000 हाथी थे। इसके पास एक अच्छा तोपखाना
था, प्रत्येक विभाग एक फौजदार के अधीन होता था। अब हमारा यहाँ पे यूनिट 2 समाप्त हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि जिले के 2 प्रमुख अधिकारी कौन थे, जो अभी मैंने बताया। दूसरा प्रश्न है कि प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था। अब क्या करेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत जो भी हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ाया उसमें से हम क्वेश्चन करेंगे और बच्चे उसका जवाब देंगे, और उस जवाब को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क है, ब्लैक बोर्ड वर्क में करते जाते हैं जो भी सही आंसर होता है उसको। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है, दीवाने विजारत कैसा विभाग था। तो बच्चे जवाब देंगे तो उसको हम ब्लैक बोर्ड वर्क में करते चलेंगे। तो पहला उत्तर होगा कि दीवाने विजारत आय व्यय विभाग से संबंधित था। फिर आपने किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि काजी उल कुजात किस विभाग से संबंधित था। तो जो जवाब मिला कि काजी उल कुजात न्याय विभाग से संबंधित था। आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखते चलेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका आंसर क्वेश्चन, शेरशाह की सेना में कितने घुड़सवार सैनिक थे। तो आंसर मिला शेरशाह की सेना में लगभग 1,50,000 अश्वारोही सैनिक थे। ठीक है, तो अब आप क्या बोलेंगे कि बच्चों से बोलेंगे कि आप इसको ब्लैक बोर्ड वर्क को अपने जो भी कॉपी है उसमें मेंशन कर लीजिए। फिर आप जो अगला जो आपके लिए कार्य होता है गृह कार्य, जो आप बच्चों को देंगे, इसमें आप प्रश्न उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि जो भी मैंने पढ़ाया कि शेरशाह का प्रांतीय व्यवस्था कैसा था, शासन व्यवस्था, और केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसा था, इस पर आप बच्चों से नोट्स लिखवा सकते हैं, यही प्रश्न दे सकते हैं, बच्चे उसका आंसर लिख के लाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।